हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म आशीष सिंह लेक्चर्स के ऊपर। तो आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे, काफ़ी अच्छे से पढ़ाई आपकी चल रही होगी। और आप जो हमारा मिशन है कि हम लोग बोर्ड्स के अंदर काफ़ी अच्छा स्कोर करने वाले हैं, हर साल करते आए हैं। लेकिन इस बार हमने मुहिम छेड़ी है समाज की एक सोच को बदलने की। इस बार हम चाहते हैं कि हमारे जो प्यारे प्यारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो ना केवल बोर्ड्स के अंदर अच्छा स्कोर करें बल्कि इन दोनों एग्जाम्स को भी फोड़े। नीट का एग्जाम, जेई का एग्जाम, इनके बारे में नॉर्मली यही माना जाता है ना कि हिंदी मीडियम के बच्चे सिर्फ बोर्ड के अंदर मार्क्स ला सकते हैं, वो नीट के अंदर, जेई के अंदर मार्क्स नहीं ला सकते। तो इस मिथ को हमें तोड़ना है। तो हमारा जो लक्ष्य है इस साल का वो है नीट और जेई का एग्जाम क्रैक करना। और आई होप अगर आप मेरे साथ में इसी तरीके से मेहनत करते रहोगे तो इस बार बहुत अधिक संख्या में हम लोग इस दोनों तरीके के एग्जाम्स जो हैं इनके अंदर काफी अच्छा स्कोर करेंगे। तो इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और अभी हम पहुंच चुके हैं हमारे चैप्टर नंबर 4 के ऊपर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट या मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ कॉयल। अब आप बोलोगे सर कॉयल मतलब वृत्ताकार कुंडली की वजह से कितनी फील्ड पैदा होती है किसी जगह पर, ये तो हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। लेकिन इसके कुछ छोटे छोटे हथियार अभी और बाकी है जो डायरेक्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में पूछे जाते हैं। आपको पता ही है कि मैं एक भी चीज नहीं छुड़वाने वाला, मैं हर एक चीज जो कि क्वेश्चंस की फॉर्म में आपसे पूछी जा सकती है उसको भी एज ए हथियार आप लोगों को करवाना पसंद करता हूं, ताकि ये जो बच्चे मेरे साथ में पढ़ रहे हैं इनको पेपर के अंदर कोई भी ऐसी चीज ना दिखाई दे जो कभी उनकी देखी हुई ना हो। और फिर जैसे हमारा ये टॉपिक खत्म होगा, ये हथियार इकट्ठे कर लेंगे हम लोग, फिर हम बात करेंगे एक स्ट्रेट वायर सीधे चालक तार की वजह से, सीधे धारावाही चालक तार की वजह से कितनी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है किसी बिंदु के ऊपर। तो ये हमारा आज का एजेंडा रहेगा। बिना किसी देरी के आज का सेशन शुरू करते हैं। सभी लोग अपनी कॉपी पेन निकाल लो और नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है? तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ रखा है कि एक वृत्ताकार कुंडली, इस तरीके की वृत्ताकार कुंडली हमें दे रखी है और हमने देखा है कि इसके अक्ष पर, तो ये हो गया इसका केंद्र, और इसके अक्ष के ऊपर x दूरी के ऊपर, तो ये बिंदु जो है ये यहां से कितनी दूरी के ऊपर है? ये यहां से x दूरी के ऊपर है। इसकी त्रिज्या कितनी है? इसकी त्रिज्या है r। ठीक है, और इसके अंदर कुछ इस प्रकार से धारा प्रवाहित हो रही है, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से इसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है। तो अगर आपका प्रेक्षक इधर है तो प्रेक्षक को इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त दिशा, घड़ी के उल्टी दिशा में धारा प्रवाहित होते हुए नजर आ रही है। तो इसकी वजह से इस बिंदु के ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता था, कैसे होता था? अगर प्रेक्षक को वामावर्त दिशा एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रही है तो चुंबकीय क्षेत्र होगा केंद्र से प्रेक्षक की तरफ आते हुए। ठीक है, और इसका मान कितना हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का? इसका मान हो जाएगा म्यू नॉट इंटू करंट आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2। ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का मान। अब सबसे पहले तो ये करना है हमें कि मान लो ये जो वृत्ताकार कुंडली है इसके अंदर एक नहीं, इसके अंदर एन लूप हो तो क्या होगा? ठीक है, तो अगर मान लो ये जो धारावाही कुंडली है, तो यदि धारावाही कुंडली में, यदि धारावाही कुंडली में कितने लूप हो? एन लूप्स हो, एन घेरे हो। ठीक है ना, एन घेरे बोल दो और अंग्रेजी में बोलेंगे अपन इसको लूप। ठीक है, तो क्या होगा? बहुत आसान है। एक घेरे की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रही है उसी को हम लोग एन घेरों से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा इस केस में कि कुल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा म्यू नॉट, एन से हमने गुणा कर दिया, इंटू आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2।
तो n घेरों की वजह से हमने कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो बड़ी आसानी से निकाल लिया। अब एक छोटा सा पॉइंट हम लोगों को यहां पर देखना है और वही हमारा आज का हेडिंग बनेगा। हम देखेंगे कि क्या हो यदि ये कुंडली बहुत छोटी हो। बहुत छोटी का मतलब है इसकी त्रिज्या बहुत छोटी हो और जिस बिंदु की हम बात कर रहे हैं वो बहुत दूर हो। समझ में आई कंडीशन? कंडीशन ध्यान से समझना कि क्या हो यदि, तो ये वाला पहला कंडीशन तो हमने देख ही लिया। दूसरी कंडीशन हम देखते हैं। चलो ठीक है, एन घेरे हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या हो यदि जो त्रिज्या है, ठीक है, यदि त्रिज्या का मान यानी कि आर का मान जो है वो एक्स के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो जाए। यानी कि हम एक छोटी कुंडली के बारे में बात कर रहे हैं और दूरस्थ बिंदु की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम एक छोटी कुंडली, किसकी बात कर रहे हैं? छोटी कुंडली की बात कर रहे हैं। और बिंदु कैसा है? बिंदु कैसा है? दूरस्थ बिंदु है, दूर स्थित बिंदु है। ठीक है, तो ये कंडीशन हम लोगों ने यहां पर ली है। इसका कारण मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा हमने क्यों किया। तो यदि हम एक छोटी कुंडली की बात करें और बिंदु हमारा कैसा हो? दूरस्थ हो, मतलब त्रिज्या का मान x के कंपैरिजन में यदि बहुत छोटा हो जाए तो क्या होगा? तो फिर हम क्या कर सकते हैं बेटा, हम x स्क्वायर को x स्क्वायर की तुलना में क्या कर सकते हैं? x स्क्वायर की तुलना में नगण्य मान सकते हैं। एक्स स्क्वायर की तुलना में इसको क्या माना जा सकता है? इसको माना जा सकता है नगण्य। ठीक है, और जैसे ही तुम एक्स स्क्वायर की तुलना में नगण्य मानोगे आर स्क्वायर को, तो देखो यहां पे एक्स स्क्वायर की तुलना में आर स्क्वायर को नगण्य मान लो, मतलब आर स्क्वायर की जगह 0 रख दो, तो क्या मिलेगा तुम्हें बेटा? तुम देखोगे कि तुम्हें अब की बार जो रिजल्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा? अब की बार जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई इंटू आर स्क्वायर। ध्यान रखना, हमेशा तुलना में नगण्य माना जाता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आपने ऊपर वाले आर स्क्वायर को 0 क्यों नहीं रखा? क्योंकि ऊपर तुलना नहीं हो रही। तुलना किसके सापेक्ष हो रही है? एक्स स्क्वायर के। तो हम कहना चाह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर इतना बड़ा है और आर स्क्वायर इतना छोटा है कि अगर आर स्क्वायर को तुम जोड़ भी दो और नहीं भी जोड़ो तो भी बात समान रहेगी। तो जहां पर आर स्क्वायर प्लस माइनस हो रहा होगा एक्स स्क्वायर के साथ, वहीं पर हम नगण्य कर सकते हैं। नगण्य करने का रूल हमेशा ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। मैंने आर स्क्वायर को नगण्य मान लिया। तो फिर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ कितना? म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 2 से 2 चला जाएगा, 2 से ये 2 घात चली जाएगी, तो ट्वाइस ऑफ एक्स की घात 3। अब नोटिस करो, हम चाहें तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहां तक आ गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं। हम चाहें तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? चलो, हम चाहें तो उपरोक्त जो रिजल्ट हमें मिला है तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। अब देखना मैं क्या करने वाला हूं यहां पर, इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? कैसे लिखा जा सकता है? तो मैं क्या करता हूं, यहां पर 2 पाई से पाई से मैं यहां पर नीचे और पाई से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्या किया मैंने यहां पर 2 पाई से, देखो कैसे, मैंने यहां पर जो मेरा रिजल्ट था b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ एक्स क्यूब, तो मैंने इसको 2 पाई से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और मैंने 2 पाई से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप जानना चाहोगे सर ऐसा क्यों किया? अभी इसका जवाब आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो देखो नीचे तो कितना हो गया, तो अब मैं इसको दोबारा से जमा के लिख रहा हूं। मैं लिख रहा हूं इसको म्यू नॉट, ठीक है। नीचे कितना है यहां पर 2 पाई और 2,
गुणा होके कितना हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। इसको भी मैं थोड़ा सा दूर लिखता हूं, ठीक है, यहां पर लिखता हूं मैं। और देखो, तो म्यू नॉट आ गया, 2 और 2 पाई को गुणा करके नीचे 4 पाई आ गया। इसका जो 2 है इसको मैं लिख लेता हूं आगे, ठीक है। फिर एन है, फिर आई है, और जो पाए है उसको मैं आर स्क्वायर के साथ लिख लेता हूं, तो ये हो जाएगा पाए इंटू आर स्क्वायर। ये अच्छे से समझो, 2 और 2 पाए को गुणा किया, नीचे बन गया 4 पाए। ऊपर म्यू नॉट था, ऊपर म्यू नॉट है, एन आई है, एन आई है, पाए इंटू आर स्क्वायर था, पाए इंटू आर स्क्वायर है, और इस 2 को मैंने आगे लिख लिया। तो यहां पे आप नोटिस करोगे कि ये जो रूप बन रहा है, ये कैसा रूप बन रहा है, कैसी चुंबकीय क्षेत्र निकल के आ रही है। तो ये आ रहा है 2 मल्टीप्लाइड बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अच्छा, नीचे एक्स क्यूब था, तो नीचे मैंने एज इट इज किसको रख दिया, यहां पर एक्स क्यूब को भी रख दिया। तो चुंबकीय क्षेत्र कितना निकल के आ रहा है, देखो, चुंबकीय क्षेत्र निकल के आ रहा है 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एन आई, पाई आर स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, एरिया लिख सकता हूं। तो 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एन आई ए, और इसको हमने डिवाइड कर दिया किससे, इसको हमने डिवाइड कर दिया एक्स क्यूब से। अब तुम तुलना करो कि ये किससे तुलना करी जा सकती है इसकी। क्या इसकी तुलना चुंबकीय क्षेत्र के अक्ष पर, ठीक है, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र नहीं, क्या इसकी तुलना, जो चुंबकीय क्षेत्र हमने निकाला है, क्या इसकी तुलना एक द्विध्रुव की वजह से, डायपोल की वजह से जो अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उससे करी जा सकती है क्या? तो हमें पता है द्विध्रुव की वजह से जो अक्ष के ऊपर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका मान होता है ट्वाइस, फिर एक आता है कांस्टेंट के, फिर एक आता है डायपोल मोमेंट P, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाता है नीचे, एक्स क्यूब आ जाता है यदि दूरी x हो तो अब आप देख रहे हो कि यार यहां पर डायरेक्ट तुलना करी जा सकती है। कैसे तुलना करी जा सकती है, देखो यहां पर 2 है, ठीक है, और इधर भी तुम्हें क्या नजर आ रहा है, इधर भी तुम्हें 2 नजर आ रहा है, ठीक है। यहां पर तुम्हारा कांस्टेंट गुणांक है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, यहां पर भी तुम्हारा एक कांस्टेंट गुणांक है के का मान कितना होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। नीचे एक्स क्यूब है, तो यहां पर भी तुम्हें क्या नजर आ रहा है, नीचे एक्स क्यूब नजर आ रहा है। तो तुम देखोगे यार ये तो बिल्कुल तुलना करी जा सकती है। तो तुलना करने पर हमने पाया कि हमारी जो ये धारावाही कुंडली है, खासकर छोटी कुंडली दूरस्थ बिंदुओं के लिए किसकी भांति कार्य करती है, जैसे हमारा विद्युत द्विध्रुव कार्य करता है। और अब हमने पता लगा लिया कि ये जो चीज है ये किसकी भांति कार्य करेगी, ये कार्य करेगी किसकी तरह, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की तरह। किसकी तरह कार्य करेगी, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की तरह कार्य करेगी। तो ये चीज हमें फायदा हो गया। अब समझ में आया मैंने इसको क्यों लिखा था ऐसे। तो अब हमें पता पड़ गया, क्या पता पड़ गया हमें, इसको मैं अगले पेज के ऊपर हथियार बना के लिखने वाला हूं, बट एक बार यहां पे बता देता हूं। हमें पता पड़ गया कि एक छोटी धारावाही कुंडली दूरस्थ स्थित बिंदुओं के लिए एक द्विध्रुव की भांति कार्य करती है, और जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ टर्न्स, घेरों की संख्या, गुणा कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, गुणा उस कुंडली का क्षेत्रफल कितना है। इतना आसान हो गया हमारे लिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो यही बनेगी हमारी आज की हेडिंग। क्या बनेगी, छोटी धारावाही कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से
पूछा जाता है, और ये डायरेक्ट हथियार के फॉर्म में भी हमें क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक छोटा सा टॉपिक। आई होप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर हो तो मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बता देना, मैं आपकी हर एक छोटी मोटी हर प्रकार की दिक्कत को दूर करने की कोशिश करूंगा। राइट, तो ये बन गई हमारा आज का टॉपिक। आ गया अच्छे से समझ में? तो इसको कंक्लूड करें अगले पेज के ऊपर, कंक्लूड करें अगले पेज के ऊपर। चलो आ जाओ, कंक्लूड करते हैं, नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं अपन। अब हमें अच्छे से समझ ही लिया, तो बाकी सारी चीज़ों को अपन डिलीट कर देते हैं, है ना। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। आ जाओ, तो ये हमने किया सब कुछ डिलीट। ठीक, ये भी हमने किया डिलीट। ठीक है, और हमने अब हमारा लिख दिया हथियार। क्या था हमारा हथियार? हमारा हथियार था एक छोटी धारावाही कुंडली, एक छोटी धारावाही कुंडली किसकी भांति व्यवहार करती है? एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति, चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करती है। ठीक है, और अगर ये द्विध्रुव की भांति व्यवहार करती है तो इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैसे परिभाषित किया जाता है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किस प्रकार से परिभाषित किया जाएगा? तो हमने पहले देख लिया, जब हम तुलना कर रहे थे तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की भांति कौन कार्य कर रहा था? घेरों की संख्या गुणा धारा गुणा एरिया। ठीक है, ध्यान रखना, ये जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है इसको वेक्टर m लिखा जाता है, और इसका मान सदिश रूप में लिखोगे तो एन आई इंटू वैक्टर ए के रूप में इसको लिखा जा सकता है। आया सबको समझ में? तो ये हो जाता है तुम्हारा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। आया अच्छे से समझ में? यहां तक किसी को कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये अच्छे से समझना कि हम जब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को एक सदिश के रूप में परिभाषित कर रहे हैं तो इसकी दिशा कैसे निकाली जाएगी? तो इसकी दिशा किसकी दिशा के बराबर है? जो क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल जो होता है वो हमेशा पृष्ठ के, जो कुंडली का पृष्ठ बन रहा है उसके लंबवत दिशा में होगा। अब लंबवत दिशा भी कौन सी होगी उसका निर्धारण हम करेंगे सीधे हाथ के अंगूठे के नियम के द्वारा। ठीक है बेटा, तो सीधे हाथ के अंगूठे का नियम का उपयोग करेंगे। जिस भी दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है अपनी उंगलियों को मोड़ा जाएगा, तो अंगूठा अपने आप ही बता देगा कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किस तरफ है, जैसे हम अभी तक करते आए हैं। तो यहां पर हमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं और उसके साथ साथ हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। और ध्यान रखना, जो ये परिणाम आया है ये सिर्फ वृत्ताकार कुंडलियों के लिए ही लागू नहीं है, इसको किसी भी वर्गाकार कुंडली के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है, आयताकार कुंडली के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है इंपॉर्टेंट चीज? कि ये जो परिणाम है जो हमने ऊपर निकाला है तुलना करके, हालांकि परिणाम हमने किसके लिए निकाला है? वृत्ताकार कुंडली के लिए। परिणाम किसके लिए निकाला है हम लोगों ने? वृत्ताकार कुंडली के लिए। लेकिन इसका उपयोग वर्गाकार कुंडली के लिए भी किया जा सकता है और अदर शेप की जो कुंडली है उनके लिए भी किया जा सकता है। ठीक है ना? तो उपरोक्त रिजल्ट का उपयोग, जो उपरोक्त रिजल्ट है, उपरोक्त परिणाम का उपयोग, उपरोक्त परिणाम का उपयोग ध्यान से समझना, एक वृत्ताकार कुंडली के लिए भी किया जा सकता है। ठीक है, वृत्ताकार कुंडली के लिए भी किया जा सकता है, एवं वर्गाकार कुंडली के लिए भी किया जा सकता है।
कुंडली दोनों के लिए ही किया जा सकता है। दोनों के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है अच्छे से। तो इसको अच्छे से समझ लो एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी। ठीक है, तो एक सवाल कर लें अपन और सवाल के बेसिस पे इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल में तुम्हें कहा गया है सवाल में तुम्हें कहा गया है कि एक वृत्ताकार कुंडली के अंदर, एक वृत्ताकार कुंडली में घेरों की संख्या दे रखी है 1000। कितने घेरे हैं? 1000 घेरे हैं। धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। यदि त्रिज्या 0.5 मिलीमीटर हो तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना होगा, ये आपको बताना है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना होगा। तो अब तो ऐसे क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आसान हो जाने चाहिए ना, क्योंकि हमें पता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसके बराबर होता है? ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स गुणा धारा गुणा एरिया। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 1000 है। धारा कितनी है? 2 एम्पियर है। और एरिया कितना हो जाएगा? पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस कितनी है? 0.5 मिलीमीटर। तो स्क्वायर करेंगे तो 0.5 गुणा 0.5, और मिलीमीटर का मतलब होता है 10 की पावर -3, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर -6 हो जाएगा। तो ये हमारा परिणाम आ जाना चाहिए। तो अब देखते हैं कितना आएगा। 0.5 इंटू 0.5 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.25, और 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बचेगा 0.5। तो आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाइड बाय पाई। ठीक है, तो इन सबको अपनों ने गुणा कर लिया, और 10 की पावर -6 है, इधर +3 है, तो कुल मिला के 10 की पावर बचेगी -3। इतना तुम्हारा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान हो जाएगा। कोई पूछे इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक देखो, घेरों की संख्या का तो कोई मात्रक होता नहीं है, तो इसका मात्रक निकालना तो बहुत आसान है। कितना हो जाएगा? धारा का मात्रक एम्पियर और एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर। धारा का मात्रक एम्पियर, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर। ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है। ये हम लोगों ने यहां पर अच्छे से निकाल लिया। ठीक है ना, तो इसका मान आगे भी हल कर सकते हो, यहां तक भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। कभी कोई वर्गाकार कुंडली दे दी जाए, उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पूछा जाए, तो वो भी आप इसी तरीके से निकाल सकते हो। उसमें आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम काफी दिनों से वृत्ताकार कुंडली के पीछे पड़े हुए थे। आज हम बात करेंगे एक सीधे चालक तार के बारे में। एक सीधे चालक तार की वजह से कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो ये बनेगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, सीधे चालक तार से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये बनेगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक। आ जाओ, अब हम यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसके सारे हथियार इकट्ठे करेंगे और फिर आखिरी में इसके डेरिवेशन करेंगे। पहले अपन ये समझेंगे कि इसकी वजह से कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, अगर न्यूमेरिकल्स आएंगे तो कैसे किए जा सकते हैं।
तो सबसे पहले तो हमारा जो तार है वो एक सीधा तार है। सीधा तार है इसका मतलब क्या हो गया कि उसकी जो लंबाई है वो हमें दी जाएगी, उसकी जो लंबाई है वो हमें क्या करी जाएगी, दी जाएगी। तो सीधा हमारा तार हो गया, तो मैं इसको व्हाइट कलर से ड्रॉ कर लेता हूं। तो एक सीधा तार हो गया हमारा। अब इसकी लंबाई निश्चित है, अनिश्चित लंबाई का भी हो सकता है, अनंत लंबाई का भी हो सकता है। तो अपन एक जनरल रिजल्ट देख रहे हैं, ठीक है। तो इसकी लंबाई ये इस बिंदु से इस बिंदु के बीच में स्थित है और इसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना। तो बाकी परिपथ हम लोगों ने ड्रॉ नहीं किया, हम तो सिर्फ इस सीधे चालक तार को देख रहे हैं। तो इसके अंदर कुछ धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब धारा प्रवाहित हो रही है इसके अंदर कितनी, आई। इससे डी दूरी पर कोई बिंदु है। अब आप बोलोगे सर डी दूरी पर तो बहुत सारे बिंदु होंगे, ये वाला बिंदु भी डी पर होगा, इधर भी डी दूरी पर ले सकते हो, इधर भी डी दूरी पर ले सकते हो। तो जिस भी तुम बिंदु की बात कर रहे हो उसको निश्चित रूप से बतलाने के लिए तुम्हारे पास में तीन चीजें दी जाएगी। क्या क्या दिया जाएगा, एक तो कहा जाएगा कि तुम्हारा बिंदु तार से कितनी दूरी पर है। तो तुम्हारा बिंदु तार से कितनी दूरी पर है, जैसे यहां पर दे दिया गया है कि बिंदु जो है ये तार से डी लंबवत दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, डी लंबवत दूरी पर स्थित है। लेकिन डी लंबवत दूरी पर तो और भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। तो हमें दो चीजें और दी जाएगी। हमें दिया जाएगा कि इस डी दूरी, ये जो बिंदु है इसको तार के निचले सिरे से मिलाने पर कितना कोण बन रहा है, ठीक है। तो इसको तार के निचले सिरे से मिलाने पर कितना कोण बन रहा है, और इसको तार के ऊपरी सिरे से मिलाने पर कितना कोण बन रहा है। इसको तार के ऊपरी सिरे से मिलाने पर कितना कोण बन रहा है। तो जैसे ये दोनों कोण हमें दे दिए जाएंगे तो फिर हमारा बिंदु निश्चित हो जाएगा। हमें दे दिया जाएगा कि तार के निचले हिस्से से मिलाने पर कितना कोण बन रहा है बिंदु को, तो ये वाला कोण हमें दे दिया जाएगा। तो इस कोण का नाम रख लेते हैं अपन फाई 2, और ये वाला कोण हमें दे दिया जाएगा, इसका नाम अपन रख लेते हैं फाई 1। तो ये हो जाएगा हमारा बिंदु। तो समझ में आया, तार के अंदर धारा प्रवाहित हो रही है आई, एक तो ये हमें दिया जाएगा। और जिस भी बिंदु के बारे में बात करी जा रही है उसकी स्थिति सुनिश्चित करने के लिए तीन चीजें दी जाएगी। वो तार से कितनी दूरी पर है, ऊपरी सिरे को मिलाने पर कितना कोण बन रहा है, और निचले सिरे को मिलाने पर कितना कोण बन रहा है। तो इस तार की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, दिशा तो हम सीधे हाथ के अंगूठे के नियम के द्वारा ज्ञात कर लेंगे। तो दिशा तो यहां पर भी देखोगे कितनी आएगी, क्रॉस डायरेक्शन आएगी। अब बात करते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका मान कितना होगा। तो मान इन दी हुई चीजों के ऊपर निर्भर करेगा। चार चीजें दी हुई है, धारा, दूरी, फाई 1 और फाई 2। तो देखना कितना सुंदर फॉर्मूला होता है हमारा। चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है म्यू नॉट गुणा धारा डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई इंटू डी। और फाई 1 फाई 2 कहां पर दिखाई देते हैं तुम्हें, फाई 1 दिखाई देगा यहां पर अंदर, तो साइन फाई 1, और ये हो जाएगा साइन फाई 2। अब ये आया कहां से, ये हम अलग से एक वीडियो के अंदर देखेंगे। तो इसकी जो डेरिवेशन है इसको हम अलग से एक वीडियो के अंदर ध्यान से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अपन इसका उपयोग देखते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है ये आया कहां से, ये हम अलग से एक वीडियो के अंदर अच्छे से समझेंगे इसकी डेरिवेशन, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आया कहां से, ये आया कैसे, किस प्रकार हमने निकाला है, ठीक है। इसकी डेरिवेशन हम अलग से अगली क्लास के अंदर देखेंगे। तो इसकी डेरिवेशन क्योंकि इस क्लास में पूरी नहीं हो पाएगी, तो इसकी डेरिवेशन हम देखेंगे अगली क्लास के अंदर। ठीक, अभी हम देखते हैं कि इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है। इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है, तो ये तो बन गया हमारा महत्वपूर्ण हथियार। अब यही हमारा मेन हथियार है। अब हम इसी का उपयोग करना सीखेंगे। आ जाओ, इसी का उपयोग करना सीखते हैं। तो सबसे पहला उपयोग देखते हैं कि क्या हो यदि हमारा तार अनंत लंबाई का हो जाए। क्या हो यदि हमारा तार जो है वो अनंत लंबाई का हो जाए। तो ध्यान रखना, सबसे पहला उपयोग देखते हैं अपन। सबसे
इंपॉर्टेंट उपयोग देखते हैं अपन कि यदि तार की लंबाई कैसी हो जाए, यदि तार अनंत लंबाई का हो। अब इसमें भी 3 केसेस बनेंगे, या कम से कम 2 केसेस तो बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, यदि तार अनंत लंबाई का हो, अनंत लंबाई वाला हो, तो इसमें भी 2 केसेस बनेंगे। पहला केस क्या बनेगा, तो केस नंबर 1 बनेगा कि तार इस प्रकार स्थित है कि बिंदु बिल्कुल बीचों बीच है। तार इस प्रकार स्थित है कि बिंदु बिल्कुल बीचों बीच है। तो मैं क्या करता हूं, यहीं से कॉपी कर लेता हूं इसी डायग्राम को। ठीक, इसी को मैंने कर लिया कॉपी और इसी को मैं ले चला इधर की तरफ। अब ध्यान देना, एक अंतर है यहां पर। एक अंतर क्या है, अंतर यह है कि हमारा तार अनंत लंबाई का है। अनंत लंबाई का होने का मतलब क्या हो गया कि तार ऊपर भी अनंत लंबाई तक जा रहा है। तार ऊपर भी अनंत लंबाई तक जा रहा है और तार नीचे की दिशा में भी अनंत लंबाई तक जा रहा है। तो बिंदु तुम्हारा बीच में है। भाई इस बिंदु पर खड़े होके तुम तार को देख रहे हो, तो ऊपर भी तुम्हारी गर्दन ऐसे मुड़ते 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 90 डिग्री पे चली गई, और इस बिंदु पे खड़े होके इस सिरे को देखने की कोशिश कर रहे हो, तो गर्दन गिरते 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 ऐसे 90 डिग्री पर आ जाएगी। तो इसीलिए यहां पर जो कोण बनेगा, यहां पर जो कोण बनेगा, कौन कौन से कोण बनेंगे यहां पर, तो इन सबको डिलीट कर दो एक बार के लिए, ये सारी की सारी चीजें डिलीट कर दो। ठीक है, तो इस बिंदु से अनंत दूरी पर स्थित सिरे को मिलाने की कोशिश करोगे, तो तुम ऐसे देखो, खुद खड़े होके देखो कि मान लो तुम्हारे सामने एक अनंत लंबाई वाली दीवार है, अनंत लंबाई वाली, और तुम्हें उसका बिल्कुल ऊपरी सिरा देखना है, तो तुम गर्दन को सामने से घुमाना स्टार्ट करोगे, और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर। अब अनंत लंबाई तक देखना है, तो हमारी गर्दन मुड़ते 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 90 डिग्री पर चली जाएगी। यानी कि इस बिंदु से इस सिरे को मिलाने की कोशिश करोगे, तो आपकी जो रेखा है मिलाने वाली, वो क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। और समांतर हो जाएगी तो आपका कोण कितना बनने लगेगा, तो आपका कोण φ1 जो है वो कितना बनने लगेगा, वो 90 डिग्री का बनने लगेगा। इसी प्रकार से इस बिंदु को निचले सिरे से मिलाओगे, तो भी जो रेखा है मिलाने वाली वो कैसी हो जाएगी, ऐसी समांतर रेखा हो जाएगी। तो यहां पर भी कोण कितना बन जाएगा तुम्हारा φ2, ये भी तुम्हारा 90 डिग्री बन जाएगा। तो ये पहला केस है कि तार की लंबाई अनंत है, बिंदु बीच में स्थित है, मतलब बिंदु के सापेक्ष ऊपर भी तार अनंत लंबाई तक जा रहा है और बिंदु के सापेक्ष नीचे भी तार अनंत लंबाई तक जा रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा बेटा, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा म्यू नॉट, धारा बह रही है I डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई इंटू डिस्टेंस है d, साइन φ1, तो φ1 की जगह रख सकता हूं 90 डिग्री, और साइन φ2 की जगह भी रख सकता हूं 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा 1 + 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 + 1, मतलब म्यू नॉट इंटू I अपॉन 4 पाई इंटू डी गुणा 1 + 1 मतलब 2, और 2 से 4 को काटोगे तो फाइनल आंसर कितना आएगा तुम्हारा, फाइनल आंसर आएगा म्यू नॉट इंटू I डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई इंटू डी। ये आपका पहला उपयोग हुआ इस फॉर्मूले का। ठीक है, कि तुम अनंत लंबाई के तार की वजह से भी चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हो। बहुत आसान हो गया, बहुत ही आसान हो गया ये तो, राइट। चलो थोड़ी सी जगह बनाते हैं और यहीं पर हम चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। आ जाओ, थोड़ा सा यहीं पर हम लोग चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। ठीक, अच्छा, अनंत लंबाई वाला एक और केस देखते हैं अपन। अनंत लंबाई वाला एक और केस देखते हैं, आ जाओ। तो अनंत लंबाई वाला, अनंत लंबाई वाला एक और केस देखते हैं। अनंत लंबाई वाला एक
और केस। अब की बार क्या है भाई, इसमें क्या अलग हो रहा है, ध्यान से देखना। अब की बार बिंदु जो है ना वो किसी एक सिरे के पास में है। कहने का मतलब तुम्हारी अवस्था कैसी बन रही है, तो इसी को कॉपी कर लेता हूं मैं, राइट, और इसी के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो अब की बार परिस्थिति कैसी बन रही है, अब की बार जो बिंदु है वो किसी एक सिरे के पास में है, तो बाकी सारी चीजें मैं हटा लेता हूं, ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो जो बिंदु है तुम्हारा वो एक सिरे के पास में, मतलब एक सिरे से जस्ट सामने यहां पर उपस्थित है, इस जगह पर। कितनी दूरी पर है, डी दूरी पर है। तो दूरी अभी भी कितनी रही, दूरी अभी भी रही डी, दूरी अभी भी कितनी रही, दूरी अभी भी रही डी। बट अब की बार बिंदु जो है वो तार के एक सिरे से बिल्कुल लंबवत सामने इस तरीके से आ गया, और दूसरी तरफ तुम देख रहे हो तार को, तो दूसरी तरफ तार जो है वो अनंत लंबाई तक तुम्हें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर क्या अवस्था बन रही है, तुम देख रहे हो कि इस बिंदु को जब ऊपरी सिरे से मिलाने की कोशिश करोगे तो ऊपरी सिरा तो अनंत पर जा रहा है, यानी कि पक्का जब तुम ऊपरी सिरे को मिलाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी जो मिलाने वाली रेखा है वो कैसी हो जाएगी, वो हो जाएगी पैरेलल। ऊपरी सिरे से मिलाने वाली जो रेखा है वो कैसी हो जाएगी, वो हो जाएगी पैरेलल। मैं इसको ढंग से ड्रॉ कर देता हूं, ऊपरी सिरे से मिलाने वाली रेखा हो जाएगी पैरेलल। और अगर पैरेलल हो गई तो पक्का आपका फाई वन कितना हो जाएगा, फाई वन हो जाएगा 90 डिग्री। और जब निचले सिरे को मिलाने की बात आती है तो हमने सीधे के सीधे मिला दिया, यानी कि फाई टू कितना बना, तो फाई टू बना आपका 0 डिग्री। तो इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसमें फाई वन और फाई टू दोनों 90 थे, इसमें फाई वन 90 है बट फाई टू कितना हो गया, 0 हो गया। तो आपका चुंबकीय क्षेत्र बी कितना उत्पन्न होगा, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई इंटू डी। एक फाई वन की जगह तो रख दिया मैंने 90 डिग्री और फाई टू की जगह रख दिया मैंने 0 डिग्री, ठीक है। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई इंटू डी। तो साइन 90 की जगह मैंने रख दिया कितना, 1, और साइन 0 की जगह रख दिया मैंने 0, तो कुल मिला के 1 ही बचा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0। अब 1 से तो गुणा करने का क्या ही फायदा, तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई इंटू डी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम वैसे भी देख सकते थे कि हमारा जो ये वाला केस है ना, जिसमें बिंदु बिल्कुल बीचों बीच है, ऊपर भी तार अनंत तक जा रहा है, नीचे भी तार अनंत तक जा रहा है, ये वाला जो केस है ये इस वाले केस का डबल है। देखो ना, यहां पर बिंदु के सापेक्ष एक ही तरफ तार अनंत तक जा रहा है, निचले वाला हिस्सा जैसे तुमने गायब कर दिया। तो इससे अगर कंपेयर किया जाए तो ये वाला जो केस है ये जस्ट डबल है। तो देखो ना, इसकी जो चुंबकीय क्षेत्र आपको नजर आ रहा है, इसका चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा। इसको जब तुम 2 से गुणा करोगे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी को, तो तुम्हें किसका चुंबकीय क्षेत्र मिल जाएगा, इसका चुंबकीय क्षेत्र मिल जाएगा। इतना आसान है इसको देखना। तो ये दो बहुत छोटे छोटे से उपयोग थे जो कि अक्सर इस पर्टिकुलर फॉर्मूला के ऊपर आपसे पूछ लिए जाते हैं, ये मैंने आपको करवा दिए। अब मैं एक चीज और करवाना चाहूंगा और फिर आज की इस क्लास को अपन समाप्त करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको अपन अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। क्या है चीज, तो ये टिपिकल क्वेश्चन बन जाता है आपका एक, तो इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। एन भुजाओं वाले, एन भुजाओं वाले बहुभुज
वाले धारा वाही बहुभुज की वजह से, धारावाही बहुभुज की वजह से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर, इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना। यदि इसकी डेरिवेशन मतलब जो अपन करने वाले हैं वो ना भी समझ में आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम इसका जो अंतिम परिणाम है वो अच्छे से ध्यान रखना। क्या कहता है ये? तो जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए अपन ले लेते हैं हेक्सागन। है क्या यहां पर अपने पास में हेक्सागन? नहीं है, बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, बना लेते हैं अपन। तो अपन हेक्सागन बनाते हैं। बन जा, बन गया। थोड़ा अजीब सा बना है, दोबारा से बना ले। ओहो, चलो बन गया, अपना काम चल जाएगा। सफेद कलर से बना लेते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो मान लो ये हेक्सागन हो गया। अब इस हेक्सागन के अंदर तुम धारा प्रवाहित कर रहे हो, इधर धारा गई। ठीक है, तो ये धारा इसकी प्रत्येक भुजा के अंदर क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अब आप देखोगे कि इसकी प्रत्येक भुजा जो है ना वो एक सीधा धारावाही चालक है। ये वाली भुजा एक सीधा धारावाहिक चालक है, ये और सबकी वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है कैसे निकालेंगे? इसकी तरफ अंगूठा रखेंगे तो उंगलियां कहेगी अंदर होना चाहिए, इसकी तरफ अंगूठा रखेंगे उंगलियां कहेगी अंदर होना चाहिए। अगर अपन धारा की दिशा में उंगलियां रखेंगे, धारा की दिशा में उंगलियां रखेंगे तो सभी कह रहे हैं कि अंगूठे मतलब अंदर की दिशा में जाता हुआ तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए। तो सभी की वजह से जो अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो सेम डायरेक्शन के अंदर है, यानी कि सभी का चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग निकाल के जोड़ा जा सकता है। ठीक है, अब क्योंकि सभी समान लंबाई वाले चालक हैं तो किसी भी एक की वजह से निकाल लें, किसी भी एक की वजह से निकाल लें, हमारा काम चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक भुजा की वजह से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे केंद्र के ऊपर। तो एक भुजा की वजह से चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो हमें सबसे पहले तो यह पता लगाना पड़ेगा कि भुजा जो है वो केंद्र पर कोण कितना बनाती है, कितना कोण बनाती है। तो याद रखना बेटा, आप कैसे निकालोगे कितना कोण बनाती है? तो जो आपका कुल कोण होता है किसी भी बिंदु के ऊपर 360 डिग्री, रेडियंस में लिखा जाए तो 2 पाई, उसको आप नंबर ऑफ भुजाओं से डिवाइड कर दो। तो सबसे पहली चीज जो कि आपको ध्यान रखनी है, पहली चीज जो कि आपको ध्यान में रखनी है कि बहुभुज की भुजा द्वारा बनाया गया कोण किसके बराबर होता है? तो ये कोण हो जाता है आपका, कुल कोण होता है 2 पाई। इसी को आप नंबर ऑफ भुजाओं से क्या कर देते हो? डिवाइड कर देते हो। जैसे कोई पूछे कि बताओ षटभुज के केस में क्या होगा, तो षटभुज में 6 भुजाएं हैं तो आप 2 पाई को 6 से डिवाइड कर दो। 2 पाई डिवाइडेड बाय 6 करोगे तो कितना आएगा? आप देखोगे 2 पाई को 6 से डिवाइड किया तो पाई डिवाइडेड बाय 3 आएगा, और पाई डिवाइडेड बाय 3 का मतलब है 60 डिग्री। तो षटभुज के अंदर ये जो कोण बन रहा है ये कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद में ये जो दूरी है ये दूरी हमारे पास में होनी चाहिए, और ये दूरी दो बराबर बराबर कोणों में बांट देगी तो हमें φ1 पता पड़ जाएगा और हमें
फाई 2 पता पड़ जाएगा। तो हमें पता पड़ गया यहां से कि जो फाई 1 होगा वो इसका आधा हो जाएगा। तो 2 पाई डिवाइडेड बाय n, इसका हमें करना है आधा। तो आधा करेंगे तो कितना बचेगा, पाई डिवाइडेड बाय n बचेगा। सिमिलरली फाई 2 जो होगा ये भी कितना हो जाएगा आपका, पाई डिवाइडेड बाय n हो जाएगा। चलो भाई, दो चीजें तो हमारे पास में आ गई, धारा हमारे पास में पहले से है। अब बात करते हैं दूरी की। अब ये दूरी कैसे निकालेंगे, ये दूरी कैसे निकालेंगे? तो मान लो ये जो भुजा है इसकी लंबाई कितनी है, a है। इसकी लंबाई कितनी है, a है, a लंबाई है। तो हम लिखेंगे कि हमारा, तीसरा पॉइंट में लिख रहा हूं यहां पर, हम लिखेंगे कि हमारा जो 10 पाई 1 है, ठीक है, या कह लो 10 पाई डिवाइडेड बाय n जो है ये खुद किसके बराबर है, 10 पाई 1 लंबवत। तो लंबवत कितना हो जाएगा आपका, a डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी a डिवाइडेड बाय 2। तो ये तो हो गया लंब, और ये हो गया आपका आधार। तो आधार को हमने लिखा है यहां पर कितना, d। ये जो आधार है इसको हमने लिखा है कितना, d लिखा है, ठीक है। तो लंबवत हो गया a डिवाइडेड बाय 2 और आधार हो गया d। तो यहां से हमने d का मान निकाला। तो d का मान कितना आ जाएगा आपका, d का मान आ जाएगा आपका a डिवाइडेड बाय 2 10 पाई डिवाइडेड बाय n। तो ये हमारा d का मान आ जाएगा। तो हमारे पास में फाई 1 आ गया, हमारे पास में फाई 2 आ गया, और हमारे पास में d आ गया, और धारा हमें दे ही रखी है। तो अब हमारा काम आसान हो गया। अब हम आसानी से एक भुजा की वजह से चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं। तो एक भुजा का चुंबकीय क्षेत्र जो होगा, चुंबकीय क्षेत्र किसका, एक भुजा का, कितना हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाय 4 पाई डी टाइम्स साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ठीक है। अब सबका मान रखते हैं अपन, तो आ जाओ, इसको यहां पर ले आता हूं मैं। तो b का मान हो जाएगा कितना, b का मान हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाय 4 पाई, d की जगह रखा जा सकता है a डिवाइडेड बाय, तो डिवाइडेड बाय 2 10 पाई डिवाइडेड बाय n चला गया ऊपर, और फाई 1 की जगह भी पाई डिवाइडेड बाय n, फाई 2 की जगह भी पाई डिवाइडेड बाय n रखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन पाई डिवाइडेड बाय n, ठीक है ना, ऐड हो जाएंगे दोनों। तो 2 और 2 ये तो मिलके 4 को काट देंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र कितना बचेगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय पाई इंटू ए। और क्या बचा, और बचा आपका 10 पाई बाय n, 10 पाई बाय n, और क्या बचा आपका साइन पाई बाय n बचा। अब चाहो तो आप इस फॉर्मूला को कहीं भी यूज कर सकते हो, बड़ी आसानी से यूज कर सकते हो। तो मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूं और फिर देखते हैं कि यार इस हथियार का कितना आसान यूज है। तो ये बन गया हमारा हथियार। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें किस चीज, अच्छा ये तो एक भुजा की है, ये तो एक भुजा का चुंबकीय क्षेत्र है। हमारे पास में कितनी भुजाएं हैं, n भुजाएं हैं। तो ये तो एक भुजा का चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, ये तो एक भुजा का चुंबकीय क्षेत्र है। अगर आपसे कुल चुंबकीय क्षेत्र पूछा जाए तो हथियार आ रहा है आपके पास में, कुल चुंबकीय क्षेत्र का मतलब है इसको n से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू नंबर ऑफ भुजाएं जितनी भी है गुणा आई डिवाइडेड बाय पाई इंटू ए टाइम्स साइन टाइम्स 10 पाई बाय n, 10 पाई डिवाइडेड बाय n, 10 पाई डिवाइडेड बाय n एंड साइन पाई डिवाइडेड बाय n। ये हो जाएगा हमारा मेन हथियार। आया सबको समझ में? किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो। तो ये हो गया हमारा मेन हथियार। तो इसको यूज करना सीखते हैं। अब इसको अपन डायरेक्ट यूज करेंगे, अब बार बार अपन इतनी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। हमारे पास में एक बार हथियार आ चुका है तो इसी को हम लोग हर कहीं यूज करने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो तुमसे कहा जाए क्वेश्चन के अंदर
मान लो तुमसे कहा जाए, क्वेश्चन के अंदर दिया जाए तुम्हें एक त्रिभुज, क्या दिया जाए, तो त्रिभुज तो हमारे पास में है यहां पर, तुम्हें एक त्रिभुज दिया जाता है इस तरीके का, ठीक है, और कहा जाता है कि ये जो त्रिभुज है ना, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई, पहले इसका कलर चेंज कर लेते हैं, दिखेगा नहीं वरना, तो ये जो त्रिभुज है इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई है a, ठीक है, और इसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है इस तरीके से, ठीक है। तो बताओ इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो अब हमें पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, अब हमारे पास में डायरेक्ट हथियार है। कौन सा वाला हथियार है हमारे पास में, हमारे पास में हथियार है कि एक बहुभुज की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो कैसे निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है, म्यू नॉट नंबर ऑफ भुजाएं गुणा धारा डिवाइडेड बाय पाई इंटू ए, ये हो जाएगा 10 पाई डिवाइडेड बाय n, और ये हो जाएगा साइन पाई डिवाइडेड बाय n। यही था हमारा हथियार। तो सोचो हमें n कितना दे रखा है यहां पर त्रिभुज के केस में, तो त्रिभुज के लिए n का मान हो जाएगा कितना 3, बाकी सारी चीजें एज इट इज रखनी है। तो b का मान हो जाएगा आपका म्यू नॉट इंटू 3 गुणा i डिवाइडेड बाय पाई इंटू a, यहां पर आ जाएगा 10 पाई डिवाइडेड बाय 3 एंड साइन पाई डिवाइडेड बाय 3। पाई डिवाइडेड बाय 3 का मतलब होता है 60 डिग्री। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र कितना निकल के आएगा, 3 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय पाई इंटू ए। 10 60 डिग्री का मान होता है √3 और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो आपका आंसर आ जाएगा √3 और √3 3 हो जाएंगे, 3 और 3 गुणा होके 9 हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 9 म्यू नॉट इंटू आई और नीचे रह जाएगा डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ पाई इंटू ए। ये आपका आंसर आ जाना चाहिए। इतना आसान हो गया, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास में डायरेक्ट हथियार रखा हुआ है। एक और सवाल कर लेते हैं अपन। मान लो आपकी बार त्रिभुज ना देके तुम्हें क्या दे रखा है, एक वर्ग दे रखा है। तो आपकी बार हमें क्या दे रखा है, एक वर्ग दे रखा है, ठीक है। इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं और इसके अंदर धारा प्रवाहित करी जा रही है, वही अगेन आई धारा प्रवाहित करी जा रही है। तो यहां पर आई धारा है, वही धारा यहां पर प्रवाहित हो रही है, वही धारा इधर प्रवाहित हो रही है और वही धारा यहां पर प्रवाहित हो रही है। तुम्हें केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ये ज्ञात करना है। केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ये ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे, कैसे ज्ञात करोगे, अगेन हथियार है तुम्हारे पास में। तो तुम देखोगे n का मान कितना हो जाएगा, यहां पर n का मान हो जाएगा 4। तो चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा 4 गुणा म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय आई डिवाइडेड बाय पाई इंटू ए। यहां पर आ जाएगा 10 पाई डिवाइडेड बाय 4 और साइन पाई डिवाइडेड बाय 4। तो सबका मान रखते हैं, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट गुणा 4 गुणा आई डिवाइडेड बाय पाई इंटू ए। 10 पाई बाय 4 मतलब 1045 डिग्री, 1045 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, और साइन 45 का मान कितना होता है 1 डिवाइडेड बाय √2 होता है। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, 4 को √2 से डिवाइड करोगे तो बचता है 2√2, है ना भाई, 2 तो बच गया और जो 2 था उसको √2 से डिवाइड किया तो √2 आ गया। तो 2√2 गुणा म्यू नॉट गुणा आई डिवाइडेड बाय पाई इंटू ए, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब आपको कैसा भी बहुभुज दिया जाए, आपको त्रिभुज दिया जाए, आपको वर्ग दिया जाए, आपको पंचभुज दिया जाए, आपको षटभुज दिया जाए, सप्तभुज दिया जाए, कैसा भी बहुभुज दिया जाए, आप उसकी वजह से अगर उसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है तो केंद्र के ऊपर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इसका मान बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो एक काम आप सभी को करना है, मुझे एक कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, आज के हथियार कैसे लगे, और अगर अच्छे लगे हैं तो आपको इसे शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में, बताना है कि भाई
आशीष सिंह लेक्चर्स यूट्यूब चैनल के ऊपर पहली बार हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं उनको बिल्कुल शिद्दत से, जैसे बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों के अंदर तैयारी करवाई जाती है वैसे तैयारी करवाई जा रही है, बल्कि उससे भी बेहतर तैयारी करवाई जा रही है। तो उम्मीद में कि आप सभी लोग मेरे साथ में इसी तरीके से मेहनत करते रहोगे और हम एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेंगे। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।